हेलो स्टूडेंट्स, संदीप नौनीवाला क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे सिक्स्थ क्लास साइंस का थर्ड लेसन, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, और एक हिंदी में बात करें तो तंतु से वस्त्र तक। और सेकेंड लेसन में यदि कोई परेशानी है तो आप नीचे बता दीजिएगा, उसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। फाइबर टू फैब्रिक। पहेली एंड बूझो won the first prize in the science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. एक पहेली और बूझो जो दोनों हैं, उन्होंने स्कूल में उनके साइंस क्विज हुआ और उन्होंने इसमें देखा उनको मतलब कुछ प्राइज़ मनी मिला है। तो उन लोगों ने सोचा कि कुछ कपड़े खरीदे जाएं, तो फिर वो लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन सा कपड़ा हमें खरीदना है। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन, सम वर सिंथेटिक। मतलब जो शॉपकीपर था उसने कहा कुछ सिंथेटिक हैं, कॉटन है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स, मतलब कुछ वुलन मफलर भी है, एंड शॉल्स, एंड देर आर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, मतलब वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि हमें क्या खरीदना है। दे टचेस एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ीज। फाइनली उन लोग ने एक कॉटन की साड़ी और वुलन का मफलर लिया। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूजो began to notice various fabric in their surroundings. They find bed sheets, blanket, मतलब उन लोग ने और देखा कि बहुत सारे फैब्रिक्स वहाँ पर हैं, जिसमें उन्हें बेड शीट वगैरह दिखे, ब्लैंकेट दिखे, एंड कर्टेंस मतलब पर्दे, और टेबल क्लॉथ, टॉवेल एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स, मतलब बहुत सारे फैब्रिक्स से जो बने हुए थे उन लोगों ने वहाँ पे क्लॉथ्स देखे। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वुल, सिंथेटिक, सिल्क, कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। और उन्होंने जो वहाँ पे जितने भी कपड़े थे उस सभी के बारे में देखा, तो उसमें कुछ फैब्रिक्स, कुछ कॉटन थे, कुछ वुल थे, कुछ सिल्क थे, कुछ और उसमें सिंथेटिक। हिंदी में यदि हम बात करें तो तंतु से वस्त्र तक। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी में प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ कृत्रिम हैं, मतलब सिंथेसाइज वाले हैं। उनके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत ही रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी, मतलब वो लोग दुकान पे गए, पहले उन लोग को एक प्रतियोगिता में भाग लिया उन लोग ने स्कूल में, और जो फर्स्ट प्राइज़ उन लोग को मिला तो कुछ राशि, मतलब कुछ पैसे उन लोग को मिल गए। तो उन लोग ने सोचा कि घर पे हम कुछ सामान ले जाते हैं जिसमें कपड़े वगैरह। तब जाके वो दुकान पर गए और उन्होंने अलग अलग प्रकार के वहाँ पर कपड़े देखे। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो के आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, मतलब बिस्तर पर बिछाने वाली चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया, डस्टर आदि के ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े से बने हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, मतलब उन्होंने जो इतने वहाँ पे जितने भी थे उन सब की पहचान किसमें की? सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट, मतलब कृत्रिम के रूप में। तो क्या आप यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या आप और इनको जान सकते हैं?
लो हम आगे वेराइटीज ऑफ फैब्रिक्स में आते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 इसमें दी गई है, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, मतलब एक टेलर की शॉप पे जाना है। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक फेल्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, सिल्क, वुल एंड सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प द टेलर, मतलब टेलर से पूछ के आप वहाँ से कुछ पीस उठा लाइएगा और वहाँ पे अलग अलग जो कपड़े हैं उन सब के बारे में आप देख सकते हैं उनसे पूछ के। डू यू वॉन्डर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर, क्या आप इसमें जान सकते हैं कि जो अलग अलग कपड़े हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स एज कंटिन्यूअस पीसेस, नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस, मतलब उनको अच्छे से देखना है आपको और आपको क्या पता चलता है उससे। हिंदी में बात करें तो वस्त्रों की विविधता, मतलब जो अलग अलग प्रकार के वस्त्र रहते हैं उनके बारे में हमें जानना है। तो एक क्रियाकलाप एक दिया गया है, अपने पास किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए, मतलब जो जहाँ सिलाई होती है, सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए, कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव की दीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़े पर सूती, रेशमी, ऊनी, सनलिस्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए, मतलब अलग अलग आपको लगाना है और पता करना है कि एक अलग अलग जो कपड़े हैं, जो कटिंग है उसको आप चिपका लीजिए अपने पास रख के, पहले उनसे पूछ के। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है, उससे ध्यान देखिए। और अब क्या देखते हैं इस चित्र में, आप देखते हैं इसमें आपको धारियाँ धारियाँ जो दिख रही होंगी, एक कपड़े का टुकड़ा है, इसमें बता रहे हैं कि कैसे ये कपड़ा बनता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1, मतलब जो हमने एक्टिविटी लेवल 1 की है उसमें से एक कपड़ा अपन को चुनना है। नाउ ट्राई टू फाइंड a loose thread or yarn at one of edge and pull it out, मतलब उसमें से हमें एक धागा निकालना है, जैसे इसमें बता रहे हैं। तो हम आते हैं फिर से एक्टिविटी 2 पे। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn, मतलब एक उसमें से धागा देखना है। yarn at one of the edges and pull it out. If no loose yarn are visible, you can gently pull one out with a pin. यदि आप उससे एक धागा नहीं निकल पा रहे हैं तो आप पेन से की मदद से, निडल से निकाल सकते हैं। We find that a fabric is made up of yarns arranged together, मतलब हम देखते हैं कि जो एक कपड़ा है, जो फैब्रिक है, रेसे हैं, वो सभी जो यान से एक साथ अरेंज होके बने रहते हैं। अब इसमें पूछ रहे हैं कि यान क्या रहते हैं, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 2 में बताया गया है, सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था, मतलब पहले हम जैसे एक पेपर ले लिया और पेपर में, जैसे पेपर हमने एक ही पेपर लिया और उस पेपर में छोटे छोटे ऐसे कपड़े चिपका देना है सिलाई वाले के हाथ से लाके, और उसके नीचे अपना नाम लिख दिया है कि क्या क्या उसमें। तो वही जो लेबल लेना है, इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए, इसके बाद बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला धागा तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप इस तागा को धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम ये देखते हैं कि तागे एक साथ व्यवस्थित करने का वस्त्र बना होता है, मतलब जो हमारे कपड़े रहते हैं वो सभी इन धागों से, तागों से बने हुए रहते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं फाइबर्स पर। हिंदी में बात करें तो तंतु। फाइबर्स के लिए एक्टिविटी 3 दी हुई है, टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, मतलब जो कॉटन के जो रेसे हैं उससे हमें एक yarn निकालना है, मतलब तंतु तागा निकालना है। उसके बाद नाउ प्रेस वन एंड ऑफ yarn विथ योर थंब, स्क्रेच द अदर एंड
of your yarn along with its length with your nail as shown in 3.4। जैसे इसमें बता रहे हैं, एक तरफ से उसको पकड़ना है और एक तरफ से उसको हमें हमारे अंगूठे से स्ट्रेच करना है, मतलब खींचना है। डू यू फाउंड दैट एंड द yarn split up into thin thread, मतलब हम देखते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे धागे यहाँ पे तंतु जो है रेसे निकल आते हैं। You might have observed something similar when you try to thread a needle। कई बार हम जब सुई में धागा डालते हैं तब अब भी हमें ऐसे धागे निकलते हैं, तो हम उसको पतला सा करते हैं, तब उसमें सुई में लगाते हैं। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This make it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers। और जो हम सुई में जब धागा डालते हैं तो वो एकदम बिल्कुल पतले पतले बारीक नहीं दिखते हैं, उसे हम फाइबर्स बोलते हैं। यदि हिंदी में बात करें तो तंतु। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए, एक उससे बाहर निकालना है सूती कपड़े से। इस तागे से टुकड़े को मेज पर रखना है। इस तागे के टुकड़े को एक सिर को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदेश में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप एक सिरे को देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है, मतलब ऐसे जब हम करेंगे तो वो अलग अलग दिखाई देने लगेगा। सुई से तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाक से गुजारना कठिन हो जाता है। कई बार हम कहते हैं ना, यदि सुई रहती है, जैसे हमारी सुई हम बताते हैं, ये अपनी सुई हो गई, इधर ऊपर थोड़ा सा ऐसा चौड़ा रहता है। जब हम धागा डालते हैं तो धागा ऐसे नहीं जाता था, उसको अच्छे से तो हम बारीक ऐसे मोड़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों से में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, इन्हें हम तंतु कहते हैं। मतलब जो पतली पतली बारीक रेशे रहते हैं उन्हें हम तंतु कहते हैं। अब हम इंग्लिश से आगे बढ़ते हैं। Fabrics are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. Where do these fibers come from? आप पूछ रहे हैं कि जो फाइबर्स हैं वो आखिर कहाँ से आते हैं। The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plant and animal। इसमें बता रहे हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जो फाइबर्स हैं किसी के जो फैब्रिक्स हैं वो सभी हमें कहाँ से मिलते हैं। कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क, वूल, या तो एनिमल सोर्स से या प्लांट सोर्स से। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। मतलब जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। तो दो प्रकार के रहेंगे, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर। नेचर मतलब नेचर से मिलने वाले, सिंथेटिक मतलब जो हम मैन मेड रहते हैं, जो कुछ बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स कंटेन ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जो है वो हमें मिलते हैं प्लांट से, आप मार्क कर सकते हैं। एंड वुल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। और जो वुल और सिल्क हैं ये हमें एनिमल से मिलते हैं। वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीसेस ऑफ शीप और गोट। बकरी और या फिर शीप से मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ रेबिट्स, याक एंड कैमल्स। याक वगैरह आप ठंडी जगहों पे मिलते हैं, या तो रेबिट्स वगैरह, इनसे भी हेयर से बनाए जाते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वार्म। जो सिल्क वार्म रहते हैं, बाद में बताएंगे, ऐसे बने रहते हैं वो, उनसे हमें ये रेशम मिलता है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। मतलब जो नेचुरल सोर्सेस हैं वो सालों से उनका यूज होता आ रहा है। इन द लास्ट 100 years और सो fibers are also made from chemical substances which are not obtained
फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक, मतलब जो नेचुरल से नहीं बनते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर, जिनके एग्जाम्पल इसमें दिए हैं पॉलिस्टर और नायलॉन, जिसमें एक हमारी पॉलीथीन आती है उसे भी हम सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलिस्टर इसमें आता है, नायलॉन आता है, ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स रहते हैं। हिंदी में हम बात करें तो कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होते हैं, इन्हें तंतुओं के उदाहरण हैं जो हमें पादपों से मिलते हैं। और ऊन और रेशम जंतु से मिलते हैं, मतलब जीवों से मिलने वाले, इनको हमें जंतु से प्राप्त होते हैं ऊन और रेशम। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होता है, इसे जैसे खरगोश या ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रेशम तंतु कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का भी उपयोग होता है। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, इसे संश्लेष तंतु कहते हैं। मतलब ऐसे जो तंतु जो इनकी सहायता से नहीं बनते हैं, मतलब किनकी सहायता से, या तो प्लांट या फिर एनिमल मतलब पादप या फिर जंतु, उनको हम बोलते हैं संश्लेष तंतु। जिसमें आते हैं पॉलिस्टर, नायलॉन और यकृत और संश्लेष तंतु कहते हैं, ये सब इनके उदाहरण हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रेशों के तंतुओं के, आप तंतुओं के प्रकार के बारे में बताइए, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता देना है। जो 2 प्रकार के होते हैं तंतु, एक होता है प्राकृतिक मतलब नेचुरल, दूसरा होता है संश्लेष मतलब सिंथेटिक। प्राकृतिक प्रकृति से जैसे प्लांट, एनिमल, और जो रहते हैं सिंथेटिक मतलब केमिकल से बनाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश से। बूझो इसमें कुछ पूछ रहा है। बूझो है सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक वन ऑफ शोन देयर दीज worn by warriors, he want to know if they are made up of some। बूझो इसमें म्यूजियम में गया, कई बार ऐसे आपने भी देखे होंगे जो मतलब लड़ाकू योद्धाओं के वहाँ पे बने रहते हैं, तो वो पूछता है कि ये सब किस चीज़ों के बने रहते हैं। आपको पता है आप भी बताइएगा, वो सर्च करके बताइएगा कि किस चीज़ के बने हुए हैं, या नीचे कमेंट में देखता हूँ कौन कौन सर्च करता है। ठीक है, फिर हम अब शुरू करते हैं। सम प्लांट्स फाइबर्स, जिसमें है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स, मतलब इसमें पूछ रहे हैं ऑयल लैम्प के लिए विक्स का हम पता कर लेते हैं क्या बोल रहा है। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई, मतलब जो बत्तियां तेल के लिए। What do you use for making these wicks, मतलब जो बत्तियां आप बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं। This cotton wool is also used for filling mattresses and quilts और pillows, मतलब जो तकिए बनाने के लिए भी इन सभी का यूज़ करते हैं इस कॉटन्स का। Take some cotton wool, मतलब कुछ कॉटन का वुल लेना है। Pull it apart and look its edge. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers, मतलब जो आप उसको निकालेंगे रेशे को ऐसे करके, तब उसमें आप देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे उसमें जो कॉटन फाइबर्स उसके प्रेजेंट रहेंगे। Where does this cotton wool come from, मतलब पूछ रहे हैं कि ये आपको लगता है कहाँ से आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। It is grown in the field. Cotton plants are usually grown at places having black soil, warm climates। अब कई बार वो पूछते हैं कि जो कॉटन है वो कहाँ पर ग्रो होता है, तो इसमें बताया हुआ है कि जो कॉटन है वो काली मिट्टी पर और जो वार्म मतलब गर्म प्रदेशों में पाया जाता है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, मतलब ऐसे कुछ नाम बताइए
जहाँ पे कॉटन प्रेजेंट रहता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स, और कॉटन बॉल्स बोलते हैं जिन्हें, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, मतलब ये लेमन की साइज के होते हैं। लेमन का साइज इतना कितना छोटा इतना रहता है, उसके साइज के ये कॉटन बॉल्स रहते हैं। टिक कर सकते हैं कितनी साइज के। आफ्टर मेजरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्स द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक कपास की, मतलब कपास बोलते हैं इसकी खेती, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, मतलब उसमें पूछ रहे हैं कि आपने कभी देखी है जो खेती है होती है कैसे होती है। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद अ स्नो, मतलब कभी कई बार ऐसा लगता है, ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लग रहा होगा कि पूरी फील्ड जो है बर्फ से ढकी हुई है। कभी जाके आप भी देखिएगा कॉटन की भी ऐसे कपास की जो खेती होती है वो कैसी रहती है। इस एरिया में धार तरफ की, जो धार का जिला है, यहाँ पे मैंने देखा है, मतलब एकदम लगता है कि हाँ इसमें ऊपर तरफ में बर्फ जैसे जमी हुई है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड अप बाय हैंड्स, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, मतलब उनसे जब अलग अलग निकालते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंग्लिश में गिनिंग ऑफ कॉटन। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, मतलब जो बॉल्स रहते हैं कॉटन के उससे जब सेपरेट करते हैं फाइबर्स को उसको बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स, मतलब ये हाथों से की जाती है। और दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, मतलब इस प्रोसेस के लिए मशीन की भी ज़रूरत होती है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये जो इतने बॉल्स हो गए इन सबको ये हाथों से भी ऐसे सेपरेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। हिंदी में हम बात करें तो रुई कपास। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? ज़्यादातर हम लोग हमेशा जानते हैं कि हम इसके लिए रुई का उपयोग करते हैं। इस रुई का उपयोग गद्दे, रजाई और तकिया का बनाने के लिए भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए, मतलब हमें रुई लेना है और उसको अच्छे से ध्यान से देखना है कि उसमें क्या है। आपने क्या परीक्षण किया, मतलब क्या देखा उसमें? ये छोटी पतली लड़ियां जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी, मतलब ये सब कैसे बना है इसने बताया है कपास से बना हुआ है। रुई कहाँ से आती है? अब उसमें पूछ रहे हैं कि रुई कहाँ से, इसे खेतों में उगाया जाता है, ये तो हमें पता है। और साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा काली और जलवायु उष्ण होती, मतलब गर्म प्रदेशों में, और जहाँ पर काली मिट्टी रहती है वहाँ पे उगाई जाती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल को हम कपास गोलक, लगभग नींबू के माप के होते हैं, मतलब जो नींबू के साइज के कपास मापक गोलक जो होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं, मतलब जब वो पूरे हो जाते हैं ऐसे तो अपने आप वो खुलने लगते हैं। और उसके बाद क्या आपने ऐसा खेत देखा है जो कपास चुनने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत के कपास रोगों को इतना श्वेत हो जाता है कि जैसे लग रहा हो कि हिम ने ढक लिया, मतलब ऐसा लगता है जहाँ ऊपर बर्फ ढकी हो। ये देखो आपको देख रहे होंगे इमेज में। साधारणतः इन कपास वालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कपास ओटना कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको गिनिंग ऑफ कॉटन, और हिंदी में बोलते हैं कपास का ओटना, मतलब उससे अलग करने की प्रक्रिया। पारंपरिक ढंग से ये हाथों से की जाती है, लेकिन आजकल क्या है मशीनीकरण हो गया है तो मशीनें आ गई हैं। आगे हम बात करते हैं जूट की। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, मतलब ये कहाँ से मिलते हैं हमें? जूट प्लांट से। इसमें देख रहे हैं ये जूट का प्लांट। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब बरसात के समय में इसकी जो खेती की जाती है। इन इंडिया जूट इज अ
मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार और असम। बिहार, असम और बंगाल में ये सब इसकी खेती की जाती है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, मतलब जब वो फ्लावरिंग की स्टेज रहता है तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है। एंड इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज इट इज हार्वेस्टेड। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, मतलब पहले क्या करते हैं, जो इसको हार्वेस्ट किया मतलब निकाला है, तो ये जो स्टेम है, तना इसका, इसको हम मतलब पानी में कुछ दिनों के लिए रखते हैं। द स्टेम रॉड एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, मतलब वो जब भीग जाता होगा उसमें तब उससे हाथ से उसको सेपरेट करते हैं। टू मेक फाइबर्स ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, हाउ इट इज डन। ये इसमें बता रहे हैं यार्न कैसे बना रहे हैं कॉटन से, और उसको जो तना है उससे यार्न अलग कर लेते हैं, उसको फिर यार्न में कन्वर्ट कर देते हैं फाइबर्स अलग करके। इसमें अब आगे हम हिंदी में बात करते हैं तो जूट मतलब पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तनों से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जो उसके तंतु रहते हैं, जो तंतु को है उसके जूट पादप से या फिर पटसन पादप से, तने से प्राप्त किया जाता है। कॉटन कहाँ से हो गया? उसके फल से, और ये कहाँ से? तने से। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, मतलब जब हमारे यहाँ बारिश का मौसम रहता है तब इसकी तब यहाँ पर खेती की जाती है। भारत में इसकी खेती पटसन को मुख्यतः रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में किया जाता है, उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिन तक जल में डुबाकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। मतलब जब वो पानी में गल जाएंगे उसके बाद फिर उसको हाथों से निकालते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तन कर लिया जाता है, मतलब पहले इसको तागे में बनाते हैं, उसके बाद फिर इसको वस्त्र बनाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्पिनिंग कॉटन यार्न, मतलब जो कॉटन का है उसको, उसकी स्पिनिंग कैसे होती है। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न, ये मतलब हम आप कर सकते हैं। अभी एक्टिविटी 4 में इसने बताया हुआ है होल्ड सम कॉटन वुल इन वन हैंड, मतलब कुछ कॉटन का जो वुल है उनको उसको लेना है एक हाथ में। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोरफिंगर ऑफ अदर हैंड एंड जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूअस ट्विस्टिंग द फाइबर। इसमें फिगर पॉइंट इसमें जो बता रहे हैं, एक में पकड़ना है और एक से इसको घुमाना है। देन हम देखेंगे कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn is fiber is called spinning. In this process fiber from a mass of cotton wool are drawn out and twisted, मतलब इसमें से कुछ ड्रॉन किया जाता है, कॉटन को ट्विस्ट किया जाता है। This brings the fibers together to form a yarn, जिससे हमें yarn मिलता है। A simple device used for spinning is a hand spindle, मतलब एक हाथ से बना हुआ, या फिर it is called तकली, इसे हम तकली कहते हैं। ऐसा डिवाइस ये इसमें दिया हुआ है जिसे हम तकली कहते हैं। Another hand operated device used for spinning is called चरखा, और एक चरखा तो आप सभी जानते होंगे, गांधी जी वाला ये चरखा जिससे स्पिनिंग की जाती है कॉटन यार्न बनाने की। यूज चरखा वाज पॉपुलर बाय महात्मा गांधी, इसमें बताया है। एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट मूवमेंट ही encouraged people to wear clothes made from homespun yarn termed as खादी, मतलब गांधी जी ने सभी को बोला था कि खादी के कपड़े पहनना चाहिए। एंड some imported cloth made in the mill of Britain, मतलब ब्रिटेन में जो क्लॉथ, ब्रिटेन के मिलों में जो क्लॉथ बनते हैं उसको ना पहने। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956 में एक लॉ बनाया जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन।
खादी को प्रमोट करने के लिए। स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। और आजकल मशीनों का यूज़ किया जाता है। सूती धागे की कताई, हिंदी में बात करें तो सूती धागे की कताई बोलते हैं। एक हाथ से कुछ रुई पकड़ लीजिए, दूसरे हाथ के अंगूठे से एक तर्जनी के बीच से कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकते हैं? मतलब ऐसा लगेगा उसमें कुछ निकलेगा तागा जैसे। तो रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो जो हम तागा रेशे से निकालते हैं तागा, उसको कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। उसके बाद कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जैसे तकली अभी ये बताया था। और एक दूसरा उपकरण रहता है, उसको बोलते हैं हम चरखा। हाथ से जो किया जाने वाला मशीन रहती है उसको हम बोलते हैं दूसरा चरखा और एक तकली। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने हुए वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयोजित का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहन किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था, जिसे हम बोलते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग। बृहता पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। उसके बाद जो तागों का उपयोग है वो वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। देन हम आगे बढ़ते हैं यार्न से फैब्रिक तक, मतलब यार्न टू फैब्रिक। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। इसमें दो प्रोसेस बताई हुई हैं, जिसमें पहली है वीविंग और दूसरी है नेटिंग। वीविंग की यदि हम बात करें एक्टिविटी 2 में हमने देखा, यू मे हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ yarn अरेंज्ड टुगेदर। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ yarn टुगेदर इज मेक कॉल्ड वीविंग। मतलब जो 2 सेट्स हैं, हमने पहले yarn बनाए थे, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम yarn 2 सेट्स बनाते हैं, यार्न के जोड़ते हैं, और उसको वीविंग बोलते हैं। ये यहाँ पर बताई है, एक वीविंग और एक नीटिंग। लेट अस ट्राई वीव सम पेपर स्ट्रिप, मतलब हम कुछ करके देखते हैं। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, कट स्क्वायर pieces of length and width equal to 30 centimeter of each sheet. Now fold both of sheets into half. On the half sheet draw lines and ऐसा इसमें बताया है, आप ऐसे 2 अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। ये आप करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे करते हैं। And other shown cut the both sheets along dotted lines and then unfold via the strips and paper sheets। ऐसे इसमें बताया है कि आप ऐसे इसको एक्टिविटी को घर में बना सकते हैं। इन सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ yarn आर wound टू मेक अ फैब्रिक। द yarn आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। ऑफ कोर्स वेयरिंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। ये इसमें दिया हुआ है हैंड लूम्स, हाथ से इसको बनाते हैं। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। कई बार इनको या तो हाथ से किया जाता है या मशीनों से भी किया जाता है। ये हो गई वीविंग। ऐसे जो हमारा जो तागा रहता है, इंग्लिश में बात करें तो और हिंदी में बात करें तो यार्न, ये जो यार्न है ये बहुत ज़्यादा पतला रहता है पेपर से, तो उसको मशीन के द्वारा या फिर हाथ से अलग से किया जाता है। तागे से वस्त्र, तागे से वस्त्र बनाने की कई प्रक्रिया रहती हैं, जिसमें मुख्यतः 2 रहती हैं। एक होती है बुवाई मतलब वीविंग, और एक बंधाई मतलब स्ट्रिंग निटिंग। आप बुनाई कैसे करते हैं? क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि 2 सेट्स को जिनके एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, ये मिलकर बनते हैं। तागों में 2 सेट्स को आपस में मिलने की क्रिया को हम बुवाई कहते हैं। हाँ, हम कागज़ में इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप,
अलग अलग 2 ऐसे सेट्स काट लेना है। उसके बाद फिर आप ऐसे लगाते जाएंगे, तब आपको दिखेगा कि यहाँ आखिर एक अलग अलग 2 कलर के मिलके बन गया है। ऐसे ही धागा कपड़े बनाए जाते हैं। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं या तो विद्युत, मतलब कई बार बिजली से चलने वाले भी रहते हैं और ऐसे भी हाथ से बने हुए रहते हैं। अब हम निटिंग की बात करते हैं। Have you noticed how sweaters are knitted in knitting a style yarn in? मतलब जो स्वेटर की बुनाई रहती है वो आपने कभी देखी होगी, घर में देखा होगा आपने। मम्मी लोग जो रहते हैं ऊन एक तरफ अलग अलग कई बार ऊन रहते हैं और एक लंबी डंडी सी रहती है, उससे ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके करते हैं। अपन से तो नहीं बनता है, मम्मी लोग और जो लेडीज़ हैं वो अच्छे से जानते हैं। यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, मतलब एक बनाते हैं। Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happened? A single yarn get pulled out continuously as fabric get unraveled. Socks and many of other clothing items are made up of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also machine. ये बताया है जो हैंड नेटिंग प्रोसेस है या तो हाथ से की जाती है, कई बार मशीन से की जाती है। और कई बार आपने देखा होगा जो आपके सॉक्स रहते हैं उसमें से एक यदि निकल जाता है तो पूरा आपका सॉक्स ऐसा पूरा खराब हो जाता है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। दीज फैब्रिक आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ क्लॉथ। और कई बार ये अलग अलग कपड़े बनाने के लिए इन दोनों प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। हिंदी में बात करें तो एक विशेष प्रकार की बुवाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के रूप में टुकड़ों को बनाने से किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींच कर देखा है? मतलब कई बार क्या होता है, मोजे में से अपन देखते हैं, मोजे में से यदि एक धागा निकालते हैं तो पूरा उसमें से खिंचता चला जाता है, वस्त्र उखड़ता जाता है। मोजे और बहुत से ऐसे वस्त्र बनाए जाते हैं, वस्त्रों से बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से या मशीन से की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण के लिए इन वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। अब पहेली ये जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः, और पूछ रही हैं कि नारियल से भी रस्सियाँ, कई बार रस्सियाँ बनाई जाती हैं, तो उनसे सामान्यतः किन कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, वो पहले पूछ रही हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स। जो क्लॉथिंग मटेरियल्स रहते हैं इन सब की कुछ हम हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या रहती थी। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम ऑफ फॉर क्लॉथ्स? मतलब जो पुराने समय में किस चीज़ की ज़रूरत होती थी, वो लोग किस किस चीज़ों को पहना करते थे, वो सब हम कई सोच सकते हैं और वैसा पूछ रहे हैं। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स people use the bark and big leaf of trees and animals skin furs of cover them। और हमने कई बार फोटोज़ में देखा होगा लोग क्या है जो पेड़ों की छाल है उसको उपयोग करते थे और बड़ी बड़ी पत्तियों का भी उपयोग करते थे। कई बार तो जो जानवरों की स्किन है, जानवरों की जो खाल रहती है उसका उपयोग वो अपने शरीर को ढकने के लिए करते थे। आफ्टर पीपल began to settle in agricultural communities, they learn to weave twigs and cross into mats and baskets। और जब धीरे धीरे बढ़ने लगा और लोग जागरूक होने लगे, मतलब समझदार होते रहे, एग्रीकल्चर वाले कम्युनिटीज़ में आते गए, तब उन लोगों ने टोकरियाँ बनाना सीख लिया और कुछ कुछ घास से जो कुछ मैट बनाना सीख लिया। वाइन्स एंड एनिमल फ्लीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स।
एंड दीज वर वोवेड इनटू फाइबर्स, और उसके बाद फिर फाइबर्स बनाना उनने शुरू कर दिया। द अर्ली इंडियन वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, और जब पुराने समय में गंगा नदी के किनारे जो रीजन्स हैं वहाँ पर कॉटन के बने हुए वस्त्र पहनते थे। फ्लेक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर, एक फ्लेक्स नाम का जो प्लांट है ये भी फाइबर्स जो है नेचुरल फाइबर्स का सोर्स माना जाता है। इन एंशियंट इजिप्ट, मतलब जो पुराने इजिप्ट है, कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और फैब्रिक्स बनाने के लिए भी इजिप्ट में कॉटन और फ्लेक्स का यूज़ किया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन, मतलब उस टाइम स्टिचिंग वगैरह नहीं जानते थे, तो पीपल सिंपली ड्रेव द फैब्रिक्स अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी, और हमें वो अपनी बॉडी पर ऐसे लपेट लिया करते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक वर यूज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ द सोइंग नीडल, जब जो नीडल आ गई तब उससे वो अपने वस्त्र बनाने लगे। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स। Stitched cloths have gone through many variations since this invention, but it is not amazing that even today sari, dhoti, lungi and turbans is used as unstitched pieces on fabric, और आजकल भी साड़ीज़ वगैरह भी जो पहने जाते हैं वो सब भी स्टिचेस के पीस माने जाते हैं, स्टिच की ज़रूरत पड़ती है। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and cloth item, और हमारे देश में भी बहुत सारी जगह जैसे बहुत सारी जगह जो खाना खाया जाता है वो उसी की तरह भी बहुत सारे फैब्रिक्स और क्लॉथ्स पहने जाते हैं। कॉटन रोल से गिनिंग हो जाती है तो फाइबर बनते हैं, फाइबर रोल से स्पिनिंग होती है, यार्न निटिंग के द्वारा फिर फैब्रिक्स बनते हैं। वस्त्र सामग्री का, इसमें कुछ हिंदी में बात करें तो वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है या प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग क्या पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ से लोग वृक्षों की छाल, जैसा भी मैंने बताया था, जो छाल है पेड़ों की, पेड़ों की, उसको छाल को लेते थे और बड़ी बड़ी पत्तियों की और जंतुओं की चमड़ी का भी और समूह से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में वसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ और डालियाँ बनाना सीखा। लताओं और जंतुओं की ऊन और बालों को आपस में ऐंठन देखकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक प्रकार का पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु मतलब फ्लेक्स नाम का एक जो है वो नेचुरल सोर्स में आता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लेक्स का उपयोग किया जाता था जो नील नदी के निकटतम क्षेत्रों में की जाती थी। और ज़्यादातर खेतियाँ पहले पुराने समय में इसलिए करते, मतलब नदी के किनारे इसलिए करते थे, उन लोग के पास और पानी का कोई सोर्स नहीं था, तो नदी से पानी जब उन लोग ने सीखा इसलिए वो नदी के आसपास खेती किया करते थे। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करने, पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु क्या है, आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ और पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। क्योंकि बार अभी भी देखते हैं बिना सिले जो रहते हैं उसके पहनते हैं लोग। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखी मिलती है, उसी प्रकार वस्त्रों में भी पहनने की वस्तुओं की विविधता दिखती है। और हर एक जगह पे भी जैसे खाना अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, वैसे भी लोग अलग अलग प्रकार के
भोजन जैसे हम करते हैं तो वहाँ वस्त्र भी अलग अलग प्रकार के पहनते हैं। जैसा हमने देखा, कपास से गोलक और उसका ओटने की प्रक्रिया से रेसे बनाए, फिर उससे धागा बनाया और फिर उससे आगे वस्त्र बनाया। अब हम समरी में बात कर लें। देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन एंड सिल्क, वुल एंड पॉलिस्टर। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो फाइबर से बनते हैं यान के द्वारा। फाइबर्स आर आइदर नेचुरल, या फिर ये नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स हो सकते हैं। कॉटन, वुल और सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स, और कुछ नेचुरल फाइबर रहते हैं। एंड नायलॉन और पॉलिस्टर हैं जो सिंथेटिक फाइबर रहते हैं। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ये जो फाइबर्स रहते हैं ये सभी प्लांट से रहते हैं, मिलते हैं। और जो इस प्रोसेस, जो द प्रोसेस ऑफ यान बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्पिनिंग। और जो फाइबर्स फैब्रिक फ्रॉम यान, यान से फैब्रिक बनाने की को हम बोलते हैं नेटिंग। हिंदी में बात करें तो वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों से विविधता होने वाली होती है, जैसे सूती, रेशमी और अलग अलग प्रकार के वस्त्र पाए जाते हैं। वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें हम तंतुओं से बनाया जाता है, और तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट होते हैं। हिंदी इंग्लिश में बात करें तो नेचुरल या फिर सिंथेटिक। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर सिंथेटिक तंतुओं से उदाहरण है। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, और धागों से बुनाई करने की प्रक्रिया को, जिससे वस्त्र बनता है, उससे दो प्रकार की होती है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कैसे वस्त्र बनाए जाते हैं, और अलग अलग जगह पे कैसे, किस राज्य में इसमें कुछ बताया था। असम हो गया, यहाँ पर कौन से रेशे बनाए जाते हैं, कौन से किस जगह की खेती होती है। और हमने पढ़ा कि कैसे जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है वस्त्र बनाने की, किन किन प्रोसेस से होके बनती है। अब यदि आपको कोई परेशानी है इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर में, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, तो आपकी जो परेशानी है उसको सॉल्व कर देंगे। और यदि आपको कोई परेशानी हो रही है इसमें पढ़ने में, तो आप ज़रूर बता सकते हैं। और यदि आप नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर करना, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले सकें। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और पढ़ाई करो मन लगा के। बाय बाय।